Hello students, today we are going to start our next chapter that is electromagnetic waves. जैसा कि हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ट्रैवल करने के लिए कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वैक्यूम में भी ट्रैवल करती हैं। तो हमें कैसे पता चला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रैवल कर रही हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की डिस्कवरी से पहले जो भी रेज थी, जैसे कि लाइट रेज हो रही, यूवी रेज हो रही, रेडियो वेव्स, सारी गामा रेज, सभी टाइप की वेव्स को हम अलग अलग कंसिडर करते थे। बट जब हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पता चला तो सारी रेडिएशंस इंक्लूडिंग लाइट रेज, यूवी रेज, रेडियो वेव्स, गामा रेज, पता चला कि ये सारी जो हैं वो ईएम वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। जो वर्ड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इसको हम दो पार्ट्स में फ्रेगमेंट कर सकते हैं, इलेक्ट्रो एंड मैग्नेटिक। इलेक्ट्रो का मतलब ये रिलेटेड है इलेक्ट्रिक फील्ड से, एंड मैग्नेटिक का मतलब है कि ये मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है, राइट। सो हमें पता होना चाहिए कि वेव क्या होती है। तो वेव क्या होती है? वेव एक डिस्टर्बेंस की टाइप है जो एनर्जी को ट्रांसफर करती है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। पार्टिकल खुद ट्रैवल करके जाता है, वेव में ऐसा ज़रूरी नहीं होता। पार्टिकल सिर्फ अपनी ऑसिलेशन से भी एनर्जी ट्रांसफ़र कर सकते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। एनर्जी ट्रांसफ़र कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिस्टर्बेंस ओनली बाय ऑसिलेटिंग अबाउट देयर मेन पोजीशन। वेव मेनली दो टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट है हमारे पास मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होती हैं जिनको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है ट्रैवल करने के लिए। जैसे अगर हम किसी पॉन्ड ऑफ वाटर में स्टोन थ्रो करते हैं तो उसके अराउंड रिपल्स बनती हैं। तो इन रिपल्स को ट्रैवल करने के लिए वाटर पार्टिकल्स की रिक्वायरमेंट है। ऐसे तो ये डिस्टर्बेंस ट्रैवल नहीं कर पाएगी ना। तो इन रिपल्स को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट है, वाटर की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर जो एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है वो हो रही है बाय द ऑसिलेशन ऑफ वाटर पार्टिकल्स। मीन्स ये मीडियम में ही ट्रैवल कर सकती हैं। तो ऐसी वेव्स जिनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है उनको हम बोलते हैं मैकेनिकल वेव्स। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जैसा कि हमें पता ही है, इन वेव्स को ट्रैवल करने के लिए किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब अदर मीडियम नहीं है वहाँ पर जहाँ पर ये वेव्स ट्रैवल कर सकती हैं, मीन्स अदर पार्टिकल्स नहीं भी हैं तो भी ये वेव्स ट्रैवल कर रही हैं। तो एनर्जी कैसे ट्रांसफ़र हो रही है? जैसे हमने अभी स्टोन थ्रो किया था इन पॉन्ड ऑफ वाटर, तो वहाँ पर तो वाटर पार्टिकल ओसिलेट कर रहे थे अबाउट देयर मेन पोजीशन। लाइक जैसे हमारे पास ये वाटर पार्टिकल है, ये ओसिलेट करेगा और एनर्जी नेक्स्ट पार्टिकल पर चली जाएगी। इस टाइप से वेव ट्रैवल कर रही थी। बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में पार्टिकल्स तो है नहीं, तो ये वेव कैसे ट्रैवल करती हैं? यहाँ पर जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है वो होती है ड्यू टू द चेंज इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। चेंज इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहाँ पर एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। ये हम पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में कि कैसे मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होने से ईएम वेव प्रोड्यूस होती हैं, कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एक्ट करते हैं एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। नाउ फर्स्ट डिस्कस अबाउट द मैक्सवेल्स इक्वेशंस। मैक्सवेल ने 4 इक्वेशंस दी थी। एक्चुअली में इन 4 इक्वेशंस में से कोई भी इक्वेशन मैक्सवेल ने नहीं दी, बट उसने जनरलाइज कर दिया था। रोज लॉ को, फैराडे लॉ को, एंड जितने भी लॉज हैं सभी को, इलेक्ट्रोस्टैट एंड इलेक्ट्रोडायनामिक्स के लॉज को इसने जनरलाइज कर दिया था। उनको एक 4 इक्वेशंस की फॉर्म में एक्सप्लेन कर दिया था। तो मैक्सवेल ने कहा था कि सारे के सारे जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं
ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, उनको हम सिर्फ 4 फंडामेंटल इक्वेशंस की टर्म्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं। इन इक्वेशंस को नाम दिया गया मैक्सवेल इक्वेशंस, बिकॉज ये लॉज ऑल्दो पहले आ चुकी थी, बट इनको जनरलाइज जो किया था वो मैक्सवेल ने किया था। तो मैक्सवेल ने जो अपनी फर्स्ट इक्वेशन दी वो दी रोज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। रोज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या था? इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द 1/epsilon naught times the total charge Q enclosed by that surface। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है थ्रू एनी क्लोज सरफेस, उसकी वैल्यू क्या आई थी? 1/epsilon naught टाइम्स द टोटल चार्ज Q enclosed by दैट सरफेस। इससे हम मैथमेटिकल फॉर्म डिस्कस करें तो हमारे पास आ जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स मीन्स फाई ई ओवर अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू Q enclosed बाय एप्सिलॉन नॉट। इंटीग्रल फॉर्म में हम फाई ई को लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज सरफेस ऑफ ई मीन्स ई डॉट डी एस था इंटीग्रेशन ओवर अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू क्या आएगा बाय रोल्स लॉ? Q एप्सिलॉन नॉट बाय एप्सिलॉन, Q एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट इक्वेशन जो मैक्सवेल ने दी थी वो थी रोल्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। इसके अकॉर्डिंग था मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज ऑलवेज जीरो, मीन्स फाई बी की वैल्यू ओवर अ क्लोज सरफेस हमेशा क्या आएगी? जीरो आएगी। इसको हम इंटीग्रल फॉर्म में लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ बी over a closed surface S means B dot ds the integration over a closed surface is equal to the zero। Now हमारे पास माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स है जो वो नॉन ज़ीरो आ रहा है, बट मैग्नेटिक फ्लक्स ओवर अ क्लोज सरफेस ज़ीरो क्यों आ रहा है? इसका रीज़न है जैसे कि यहाँ पर मैंने शो किया हुआ है, अगर आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हो तो वो आप सिंगल की वजह से निकालते हो, या तो पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज। और अगर हम फ्लक्स की बात करें तो होता है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग थ्रू दैट एरिया। तो अगर यहाँ पर हमने पॉजिटिव चार्ज लिया है, इसको हमने क्लोज सरफेस में एनक्लोज करवाया है, तो जो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो बाहर की तरफ जाएंगी। दैट्स वाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की यहाँ पर वैल्यू आ रही है लीविंग थ्रू दैट सरफेस वो फाइनाइट आ रही है, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या आएगा? फाइनाइट आएगा। अगर हम बात करें मैग्नेटिक फ्लक्स की तो वो प्रोड्यूस होता है ड्यू टू अ बार मैग्नेट और करंट कैरिंग कंडक्टर। तो यहाँ पर जैसे बार मैग्नेट ली हुई है तो बार मैग्नेट एक डाइपोल की तरह होती है, इसमें हमेशा 2 पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो अगर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो नॉर्थ से बाहर निकल रही है तो वो साउथ पे आके एंड भी हो जाएगी। नॉर्थ से निकलती है और साउथ पे एंड होती है। सेकंड लो तो वो भी नॉर्थ से निकली साउथ पे एंड होगी। तो 3 अदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ लीव कर रही हैं तो 3 एंटर भी तो कर रही हैं। दैट्स वाई यहाँ पर क्या आ रही है? मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू क्या आ रही है? ज़ीरो आ रही है। सो जो मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन है उसका सिग्निफिकेंस क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। कभी भी आपको मैग्नेटिक मोनोपोल नहीं मिलेगा। आप टीनी से टीनी मैग्नेट भी ले लो, उसमें भी हमेशा 2 पोल्स होंगी, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। इसी तरह से अगर आप करंट कैरिंग को एक लूप ले रहे हो तो जिस साइड करंट फ्लो कर रहा है इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन वहाँ से वो बिहेव करेगा एज अ साउथ पोल, और जहाँ पर करंट की डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज वहाँ से वो बिहेव करेगा एज अ नॉर्थ पोल। तो पतली से पतली वायर की भी अगर आप लूप बना रहे हो तो उसके अगर टॉप फेस से वो क्लॉकवाइज शो कर रहा है तो बॉटम वाले फेस से वो एंटी क्लॉकवाइज शो करेगा एंड वाइस वर्सा। सो आप कितना भी छोटी से छोटी मैग्नेट ले लो, चाहे कितनी भी छोटी से छोटी लूप ले लो, उसमें भी हमेशा आपको 2 पोल्स मिलेंगे, डाइपोल मिलेगा, मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट।
देन हमारे पास थर्ड इक्वेशन है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे ने क्या कहा था कि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज है वो इंड्यूस करता है एक ईएमएफ टू। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ईएमएफ की वैल्यू आपके पास क्या आएगी -d∅b/dt मीन्स चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। नेगेटिव साइन क्या आया था इन अकॉर्डिंग्स विद द लेंस लॉ मीन्स जो ईएमएफ प्रोड्यूस होएगी वो हमेशा चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की अपोजिट डायरेक्शन में होएगी, उसका अपोज करने के लिए प्रोड्यूस होएगी। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करे तो ईएमएफ इस टाइप से इंड्यूस होएगी कि वो उसको डिक्रीज करवाए, और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज करे तो ईएमएफ इस टाइप से इंड्यूस होएगी कि वो उसको इंक्रीज करवाए। इससे इंटीग्रल फॉर्म क्या आ जाएगी E.ds का लाइन इंटीग्रल लेना है। यहाँ पर लाइन क्लोज्ड dl है, ये सर्कल जो होता है वो क्लोज को शो करता है। अगर हम यहाँ पर dl ले रहे हैं तो लाइन क्लोज्ड इंटीग्रेशन है, ds ले रहे हैं तो सरफेस क्लोज इंटीग्रेशन है, dv ले रहे हैं तो वॉल्यूम क्लोज इंटीग्रेशन है। तो यहाँ पर E.dl है दैट इज क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E over a line is equal to -d∅b/dt। अब लाइन कैसे क्लोज होगी, लाइन थोड़ी क्लोज है, लाइन क्लोज का मतलब दिस इज एक लूप बना देनी है। तो आपने ई का इंटीग्रेशन लेना है ओवर अ क्लोज लाइन सरफेस, वो किससे इक्वल आएगी -d∅b/dt। नेक्स्ट इक्वेशन है एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ। इसमें एक्चुअली मैक्सवेल ने काम किया था, उसने एम्पियर्स लॉ को मॉडिफाई किया था। अकॉर्डिंग टू इट चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ से ही डिस्प्लेसमेंट करंट ID की डिस्कवरी हुई थी। डिस्प्लेसमेंट करंट का बेसिक कंसेप्ट रिवाइज सिलेबस है जो फिजिक्स का फॉर द सेशन 2020-21 उसमें कट किया गया है। तो आपको डायरेक्ट इक्वेशंस लर्न करनी है कि इंटीग्रेशन ऑफ बी क्लोज लाइन इंटीग्रेशन ऑफ बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई होता था एम्पियर्स लॉ में। यहाँ पर मैक्सवेल ने मॉडिफिकेशन की है। क्या मॉडिफिकेशन किया है कि म्यू नॉट आई की बजाय म्यू नॉट आई सी प्लस में आई डी की है। करंट दोनों लेने हैं, कंडक्शन करंट एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट वो करंट होता है जो प्रोड्यूस होता है ड्यू टू द चेंज इन मैग्नेट। डिस्प्लेसमेंट करंट प्रोड्यूस होता है ड्यू टू द चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट करंट है अगर हम उसको म्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड। मीन्स चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड अल्टीमेटली प्रोड्यूस कर है मैग्नेटिक फील्ड। तो यही मॉडिफिकेशन थी जो मैक्सवेल ने की थी इन एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ हम पहले पढ़ चुके हैं। उसके अकॉर्डिंग था इंटीग्रेशन ऑफ बी ओवर अ क्लोज लाइन सरफेस इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, म्यू नॉट टाइम्स द करंट फ्लोइंग थ्रू दैट सरफेस। तो यहाँ पर म्यू नॉट आई की बजाय आ गया म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी। डिस्प्लेसमेंट करंट प्रोड्यूस हो रहा है ड्यू टू द चेंज इन इलेक्ट्रिक field due to the change in electric flux. Thanks.